आदिवासी वोट बैंक की सियासत तेज। आदिवासी वर्ग को साधने कांग्रेस का मंथन। पीसीसी चीफ कमलनाथ का सरकार पर निशाना। कमलनाथ ने की सरकार से मांग, आदिवासियों के लिए जो किया जारी करे श्वेत पत्र। जी हां, तैयारी है, तेवर तीखे हैं और सबको एकजुट करने का प्रयास भी। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक की सियासत तेज होती जा रही है। अब कांग्रेस इस समुदाय को साधने के लिए भोपाल में मंथन करेगी। कमलनाथ ने 24 नवंबर को अनुसूचित जनजाति वर्ग के विधायकों की बुलाई बैठक। प्रदेश के 22 जिलों के 89 ट्राइबल ब्लॉक के पदाधिकारियों को बुलाया। पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर भी लिया जाएगा फैसला। आदिवासी क्षेत्रों पे जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस उनकी हितैषी पार्टी मानी जाती है, लगातार हमारी सरकार में भी हमने आदिवासी वर्ग के लिए काम किया है, उसको लेकर भी मंथन होगा। सभी नेताओं से चर्चा होगी, कैसे हमारा संगठन मजबूत हो, कैसे हमारा बूथ सेक्टर मंडलम इकाई मजबूत हो। और 23 की तैयारियां कांग्रेस ने प्रारंभ कर दी और 23 की दृष्टि से यह संगठन की महत्वपूर्ण बैठक 24 तारीख को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की। दरअसल जनजाति गौरव दिवस का आयोजन कर बीजेपी ने पहले ही कांग्रेस को पीछे धकेल दिया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी स्ट्रोक मारा। उन्होंने अपने भाषण में अघोषित रूप से 2024 के चुनावों का आगाज कर दिया। प्रधानमंत्री आदिवासियों को राम से जोड़कर आने वाले चुनाव का एजेंडा भी सेट कर गए। लेकिन अब मैनेजमेंट गुरु कमलनाथ ने चुनावी चौसर पर एक और पासा चला। कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साध आदिवासियों के लिए किए गए काम के ब्यौरे का श्वेत पत्र मांगा। लेकिन इस पर भाजपा का रुख भी जान लीजिए। वर्षों तक पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, वर्तमान की सरकार कर रही है तो इनका पेट दुख रहा है। इन्होंने कुछ किया नहीं, उसका हिसाब दे दें कि इस आदिवासी समाज के लिए उन्होंने क्या किया। उनको भगवान बिरसा मुंडा याद नहीं आए, टंटिया मामा याद नहीं आए, नायक याद नहीं आए, हमारी रानी याद नहीं आई। ये सब जो काम किया है, जो सम्मान दिया है भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश शिवराज जी के नेतृत्व में एक पवित्र काम किया। 15 तारीख को उन्होंने जबलपुर में भी जनजातीय सम्मेलन किया था, कुर्सियां खाली पड़ी थी। हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में मंडला चले जाओ, भाषण दे के फिर लौटाओ। आज तक मैं पूछना चाहता हूँ, कितने गांव में आपने जीप से दौड़ा किया या कि कार से दौड़ा किया कि पैदल गया? 15 महीना तक हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। सरकार बनने के पहले जो वचन पत्र बना था, उसमें पहला पॉइंट ये था कि जो भी आदिवासी चाहे जंगल, पहाड़, राजस्व के भूमि में काबिज है, उन्हें मलिकाना हक देंगे। क्या कमलनाथ जी ने अपने 15 महीने की सरकार में किसी को मलिकाना हक दिया? भाजपा आदिवासी समुदाय को जोड़ने के लिए बिरसा मुंडा जयंती पर अपनी ताकत दिखा चुकी है। इसी दिन कांग्रेस ने जबलपुर में सम्मेलन किया, लेकिन कुछ खास असर नहीं दिखा। लेकिन अब दोनों दल आदिवासी जनाधार को अपने अपने पाले में करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। देखना होगा कि ये सियासत किसका भला कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे ट्राइबल पॉलिटिक्स पर। उस पर चर्चा शुरू करें उसके पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। कमलनाथ ने की सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग कि आदिवासी हितैषियों में कितना काम किया। क्या भाजपा के आदिवासी सम्मेलन ने कांग्रेस को बैकफुट पर धकेला है? क्या कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक के सिकुड़ने से परेशान है? कौन होगा आदिवासी जनाधार जुटाने में कामयाब? ये हैं बड़े सवाल जिन पर हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद कांग्रेस सक्रिय हो गई है। मुद्दा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सरकार बनती और बिगड़ती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ
स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश भाजपा और कांग्रेस के लीडर। मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। कांग्रेस के प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और भाजपा के प्रवक्ता सनवत पटेल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करूंगा, दरअसल स्वदेश शर्मा जी, श्वेत पत्र की बात की है, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे साफ साफ पूछना चाहूँगा, आप उसका दिल से जवाब दीजिए कि अगर नरेंद्र मोदी की मध्य प्रदेश यात्रा नहीं होती, अगर रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम से नहीं होता, तो क्या सच में कमलनाथ जी इतना एक्टिव होते जितना दिखाई दे रहे हैं? श्वेत पत्र की मांग हो रही है, विधायकों की बैठक कर रहे हैं, 22 जिलों के पदाधिकारियों को बुलाया जा रहा है, आपके जो मंडलम तक के कार्यकर्ता उनको सक्रिय किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी जरूरत है कि वो भाजपा को धन्यवाद भी दे दे कि अगर वो सक्रिय ना होती तो शायद कांग्रेस भी इस कदर सक्रिय ना हो पाती। श्वेत पत्र तो अपनी जगह है, आपकी राय? बहुत अच्छा सवाल किया है। बात करें तो कांग्रेस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। जिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सुबह रघुपति राघव राजा राम से होती थी, तो शाम दलित आदिवासियों की बस्ती में हुआ करती थी। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों के उत्थान की बात की, उत्थान का काम किया। चाहे यूपीए की सरकार में 2006 में जो हम वन अधिकार लेकर कानून लेकर आए हैं, उसका ठीक से पालन यहाँ नहीं हुआ। अब आप कहते हैं कि कमलनाथ जी इनको देखकर सक्रिय हुए, तो आपको ये बता देना चाहता हूँ, 2006 की बात तो छोड़िए, हमारी जब 15 महीने सरकार थी मध्य प्रदेश में, उस वक्त भी हमने 89 जो प्रकाश खंड है आदिवासियों के, उन सबको एक तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर हमने छुट्टियां घोषित की, और छुट्टी में खुशियां मनाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए 1-1 लाख रुपए 89 विकास खंडों पे कमलनाथ जी ने रिलीज किया। और कमलनाथ जी ने हर जन्म लेने वाले बच्चे के परिवार को 50 किलो मुफ्त गेहूं देने का काम किया। किसी की मृत्यु हो जाती है तो 100 किलो गेहूं देने का काम किया। हमारे कमलनाथ जी और कांग्रेस हमेशा निचले तबके के जितने भी लोग हैं, दलित, शोषित, पीड़ित जितने भी हैं, कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी रही है। हम कुर्सी के लिए काम नहीं करते। अब ये भले ही कुर्सी के लिए काम करते हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया, तकरीबन आज देखो 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा मध्य प्रदेश सरकार पर हो गया है। बावजूद इसके आदिवासी भाई बहनों के हक का पैसा उनकी योजनाओं पर खर्च न करते हुए भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री महोदय की ब्रांडिंग पर खर्च किया जाना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि ये पैसा अगर उनकी योजनाओं पर खर्च होता, उनकी शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च होता, तो बेहतर होता। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है। आप बताइए, जब साहूकार अधिनियम आया, कौन लाया? माननीय कमलनाथ जी ने ले आए उसको, केंद्र से उसको मंजूरी मिल गई, लेकिन मध्य प्रदेश में आज तक उसको ठीक से लागू नहीं कर पाए। तो ये कैसे मान लिया जाए कि आदिवासियों के लिए कुछ कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो माननीय कमलनाथ जी ने इसलिए तो कहा है कि आप श्वेत पत्र जारी कीजिए ना, जिस पर कोई टीका टिप्पणी हो ही नहीं पाएगी। तो श्वेत पत्र जारी करने से भारतीय जनता पार्टी को घबराहट क्यों है? रहा सवाल इस बात का, अगर आदिवासी वर्ग कांग्रेस के साथ नहीं होता तो 2018 के चुनाव में 47 सीटें हैं आदिवासी बहुल, 47 में 30 पर कांग्रेस विजयी हुई थी। मतलब 75% सीटें कांग्रेस को मिली थी, 25% में भाजपा और अन्य थे। तो ऐसी स्थिति में अब आज ये कैसे मान लिया जाए कि हम आदिवासियों के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं? पॉलिटिक्स हम नहीं कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी और भाजपा। चलिए, कांग्रेस तो उनके साथ खड़ी थी। मैं पूछ लेता हूं पटेल साहब, एक बात बहुत जोर शोर से उठाई जा रही है कि जो पैसा आदिवासी कल्याण के लिए खर्च होना था वो प्रधानमंत्री की यात्रा में खर्च कर दिया गया। अगर ऐसा है तो बड़ी बात है, आपके पास मौका है इसका जवाब देने का, एक बात। और दूसरी बात यह कि जो काम कांग्रेस करती आ रही है आदिवासियों के लिए, आप उसमें बहुत पीछे हैं। वजह उसकी यह है कि नतीजे सामने हैं, बहुत सारी सीटें 25% आप ले पाए और 75% सीटें आदिवासियों की कांग्रेस के खाते में। ये तो खुला तथ्य है, आपकी इस पर राय? देखिए राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं कि चलो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के नाते ही सही, कम से कम कांग्रेस को आदिवासी भाई बहनों की याद तो आई। फिर आपने कहा कि पैसा खर्च कर, देखिए जनता का पैसा, जनता के लिए, जन जागृति के लिए जनता की सरकार के द्वारा खर्च हो रहा है।
तो कांग्रेस को क्यों तकलीफ हो रही है? कांग्रेस को तकलीफ होना चाहिए थी जब वो चलो चलो कहते थे, जब भ्रष्टाचार होते थे। ये पैसा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ा, ये जन जागृति के लिए एक पैसा काम आया है। और इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के विचार को लेकर हम काम करते हैं। मैं विद्वान मित्र को बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी को तो वर्षों पहले आपने छोड़ दिया, उनके विचारों को छोड़ दिया। अब तो सिर्फ सरनेम गांधी लगाने वाले गांधी के विचारों के पीछे कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। अब देखिए, आपने कहा सम्माननीय राघवेंद्र जी कि 75% सीटें, हाथ खंडन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। हमारे सामने है उपचुनाव, जोबटे में क्या हुआ? जो इनकी पारंपरिक सीट थी, जो आजादी के बाद से भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 बार जीती थी, आज उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। ये आदिवासी भाई बहनों को जो वर्षों तक भ्रम में रखा गया, उस भ्रम को आदिवासी भाई बहन समझ गए, उसको पहचान लिया और इस उपचुनाव में उसको तोड़ दिया, उस मिथक को तोड़ दिया, इनके झूठ को तोड़ दिया और रिजल्ट आपके सामने है। जी योगीराज जी, हर कोई अपनी बात कर रहा है। बीजेपी कह रही है कि ये मिथक टूट गए हैं। सुदेश शर्मा जी कह रहे हैं कि अगर इन्होंने कुछ काम किया होता तो फिर 75% सीटें हमारे पास नहीं आती आदिवासियों की, जो कि रिकॉर्ड पर हैं। अब सबसे खास बात यह है कि जो मैंने शुरुआत में कहा था कि सच में अगर बीजेपी का ये सम्मेलन नहीं होता, जनजाति सम्मेलन, और मध्य प्रदेश का जो भोपाल का रेलवे स्टेशन है वो रानी कमलापति के नाम पर नहीं होता, तो शायद मुझे लगता है कि कमलनाथ जी सक्रिय भले होते, लेकिन इतने जल्दी नहीं होते सक्रिय कि वो विधायकों की बैठक बुला रहे हैं, मंडल के जो जिले 22 जिले हैं उनके कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से भाजपा पर एक के बाद एक आरोप ठोक रहे हैं। तो ये जो सक्रियता है बहुत कम देखने को मिलती है कमलनाथ जी की तरफ से। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जनजातीय गौरव दिवस कोई शिवराज सिंह चौहान ने घोषित नहीं किया। ये नेशनल वाइड प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। और अपन तुलना भले ही करते हैं कि मध्य प्रदेश की 47 सीटें और 83 सीटों पर उनका प्रभाव है, लेकिन ये तो उन्होंने नेशनल वाइड उसको कैंपेन किया है, ये वाला तो आदिवासियों के हितों के लिए। पहली बात। दूसरी बात है कि ये बात सही है कि ये परंपरागत रूप से आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता रहा है, लेकिन 2003 के बाद से इसमें ज़बरदस्त सेंध लगी। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि बीजेपी को वोट, पिछले 15 सालों से आदिवासी बीजेपी को वोट देते चले आ रहे हैं। केवल ये 2018 की बात का जिसका जिक्र सुदेश शर्मा जी कर रहे हैं, उसमें ज़रूर बीजेपी को कम सीटें मिली। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है कि यदि ये कांग्रेस का परंपरागत वोट था और 2018 में कांग्रेस को इतनी ज़बरदस्त सीटें मिली थी, तो कांग्रेस आदिवासी नेताओं को अपने पास सहेज के क्यों नहीं रख पाई? सुलोचना रावत यदि बीजेपी में आई है तो इसकी वजह ये नहीं कि बीजेपी वालों ने उसको खरीद लिया। कहीं ना कहीं ये भी है कि कांग्रेस थोड़ा सा हो सकता है कि इन जो नेता हैं, उनके बड़े नेता हैं, उनको शायद उतनी तवज्जो ना दे पाई हो। क्योंकि ये बात, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुलोचना रावत जनाधार वाली नेता है और बड़ी नेता है वहाँ की। और सबसे बड़ी बात है कि महिला आदिवासी नेता। मैं तो यूँ कहूँगा कि कांग्रेस में जमुना देवी के बाद पहले जैसी महिला नेत्री थी वो आदिवासी बेल्ट में, लेकिन आप उनको सहेज के नहीं रख पाए। तो ये में कोई चार्जेस नहीं लगा रहा है कांग्रेस पे, लेकिन एक माइनस पॉइंट कांग्रेस का ये भी है कि वास्तव में आप यदि आदिवासियों के हितों की बात कर रहे हैं तो आप अपने लोगों को तो संभाल के रखो, इन लोगों को प्रमोट तो करो। तो इसका एडवांटेज कहीं ना कहीं बीजेपी तुरंत लपक लेती है और ये उन्होंने जोबट में साबित करके भी दिखाया। जहाँ तक बात है वोट बैंक की, तो ये निश्चित तौर पर ये तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल नेता हैं, तो नेता तो राजनीति की बात ही करेगा। उसको तो लगेगा कि यदि आदिवासी वोट बैंक हमसे दूर छिटक रहा है तो तमाम तरह के प्रोग्राम लॉन्च करेगा, तमाम तरह के प्रयास करेगा कि ये वोट बैंक कैसे ना कैसे हमारे पास आए, क्योंकि आफ्टर ऑल बड़ा महत्वपूर्ण निर्णायक वोट है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल। सुदेश शर्मा जी, इसमें कोई शक नहीं कि आदिवासी जिस तरफ होते हैं सरकार उसकी बन जाती है। पिछले साल, कई सालों की अगर हम बात करें, कई दशकों की बात करें, तो कांग्रेस अगर सत्ता में रही है तो उसमें आदिवासी वोटरों का बड़ा योगदान रहा है। और जब जब आदिवासी वोट छिटका है किसी भी पार्टी से, उसकी सरकार संकट में पड़ गई है। तो ये बात भाजपा इस बात को जान गई है 2018 के बाद से कि आदिवासी वोट हमारे पास से चला गया, दूर हुआ, और उस गलती को उन्होंने 2 साल बाद, 3 साल बाद सुधारना शुरू कर दिया। और ये 2 दिन पहले का जो फंक्शन था, मुझे लगता है कि वो भाजपा की आदिवासियों के बीच में भूत सुधार का एक नमूना था कि उन्होंने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर
एक तरह से सम्मेलन की बात करी, दूसरी बात मध्य प्रदेश में वो इलाके छांट रहे हैं जहां जहां आदिवासियों का वर्चस्व था, चाहे वो टांटिया भील की बात हो, चाहे वो रघुनाथ शाह की बात हो, विजय शाह की बात हो, या उनके और जो लीडर हैं। तो सीधी सी बात है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ी सी पिछड़ गई है और उसके चलते बीजेपी ने बढ़त बनाने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश से लेकर हम बात करेंगे माने झारखंड की, तो सारे इलाकों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पूर्वोत्तर, उड़ीसा की बात भी करेंगे तो आदिवासियों के बिना किसी पार्टी का काम बनता नहीं है। और भाजपा कांग्रेस से ज़्यादा इस बात को समझ गई है, इसलिए वो पहले दौड़ गई, अब आप उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, ऐसा लगता है। हो सकता है कि आप पहले से ही चल रहे हो, आपकी राय? राघवेंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल किया। और मैं ये समझता हूं कि आप एक विद्वान पत्रकार हैं और सत्य की बात करें तो आपकी लेखनी हमेशा सत्य की चलती रही है। मैं पढ़ता हूं आपको, लेकिन आपको ये भी बता देना चाहता हूं, IND 24 के दर्शकों को भी बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस का परंपरागत वोट दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ये हमें परंपरागत वोट रहा है। और पार्टी इसी बात से जानी जाती रही है कि हम आदिवासियों के कितने शुभचिंतक रहे हैं, कितने उनके साथ खड़े रहे हैं, ये पूरा देश जानता है इस बात को। रहा सवाल, हाँ बीच में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आए थे, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। उतार चढ़ाव क्यों आए थे कि लच्छेदार भाषण, जैसे उनने माननीय प्रधानमंत्री महोदय का 2014 का अगर भाषण सुने तो हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए डाल देंगे, लोगों को लगा कुछ नया होने वाला है, लोग प्रभावित हुए, लोगों ने सोचा हो सकता है ऐसा हो सकेगा। उन्होंने कहा हम 1 वर्ष में 2 करोड़ रोजगार देंगे, लोगों को सच लगा, लोगों ने उनकी बात को मान लिया। फिर बात आती है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जिस तरह से आप ये बता दीजिए, डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, महंगाई कितने आसमान छू रही है। जब डीजल पेट्रोल के भाव, राघवेंद्र जी आपसे छुपा नहीं है, 120 रुपए प्रति डॉलर विश्व बाजार में हुआ करता था क्रूड ऑयल की कीमत। तब 70 से आगे हमने पेट्रोल नहीं बढ़ने दिया, तब हमने 60 से आगे डीजल नहीं बढ़ने दिया। आज ये 80 डॉलर प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमत हो गई है। फिर भी इतना महंगा क्यों? आखिर वजह क्या है? आप बताइए। एक परसी हुई थाली माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जनता के सामने से खींच ली और खींचने के बाद एक रोटी वापस कर दी। 2014 से आपने जितना टैक्स बढ़ाया, एक्साइज ड्यूटी जितनी बढ़ाई डीजल पर, पेट्रोल पर, गैस पर, बिल्कुल वो पूरी अगर बढ़ा के उसको बराबर कर दे 2014 के लेवल में, तो डीजल पेट्रोल 2014 के लेवल में आ जाएगा। तो आपने पहले पूरी थाली खींच ली और फिर एक रोटी डाल दी। अब इसको आप कहते हैं कोई चमत्कार हो जाए, तो चमत्कार नहीं है। हर तरफ निजीकरण हो रहा है। कांग्रेस ने राष्ट्रीयकरण करने की शुरुआत की। हमने जो संस्थान बनाकर तैयार किए हैं, आपने 23 संस्थानों को बेच दिया। बिल्कुल निजीकरण करने पर तुले आप। स्वदेश जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन विषय आज ये नहीं है। बेशक आप बिल्कुल सही मुद्दे पर बात कर रहे हैं और जनता के मुद्दे भी यही हैं जो आपने कहा। महंगाई है, कुकिंग गैस की महंगाई है, डीजल पेट्रोल की महंगाई, लेकिन आज अपन ट्राइबल पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं। और मैंने इसलिए आपकी बात को पूरा होने दिया क्योंकि विपक्ष को बोलने देना चाहिए, उसकी बात जनता तक पहुंची चाहिए। तो आपकी बात पहुंच गई। अब मैं पटेल साहब से पूछ लेता हूं कि पटेल साहब, महंगाई का जवाब आप चाहें तो दें और चाहे तो कभी और भी दे दें इसका, क्योंकि पूरा देश पूछेगा आपसे चुनाव में, यूपी के चुनाव में पूछेगा और राज्य के चुनाव में। जवाब जी, हमने IND 24 के दर्शकों को दिखाया है, सवाल किया, उनकी आवाज उठाई है हमने। एकदम, मैंने इसलिए कहा कि वो चाहे तो दे। विषय हमारा आज ट्राइबल पॉलिटिक्स का था और उसी पर हम बात करना चाहते हैं। सीधी सी बात यह है कि क्या आपने ये राज समझ लिया, इस रहस्य को जान लिया कि आदिवासियों के बिना सत्ता में बने रहना मुश्किल है? जब तक आपके साथ आदिवासी रहे, आप 2003 से 18 तक आप रहे, 15 वर्षों तक सरकार में, और जैसे ही वो वोट बैंक थोड़ा सा छिटका, आप प्रतिपक्ष में आ गए। तो इसको आपने जैसे ही जाना, तो बीजेपी ने तो राष्ट्रीय स्तर पर इस पर काम किया। लेकिन मैं स्वदेश जी, वक्त कम रहेगा लेकिन आपसे उत्तर जरूर चाहूंगा। इंदिरा जी तक, राजीव जी तक आदिवासियों के बीच में अच्छी पकड़ थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस नेताओं की पकड़ आदिवासियों के बीच में ढीली होती चली गई और उसकी वजह से आप कई राज्यों में सरकारों से हट गए। पटेल साहब, आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, हमारे विद्वान साथी जो यहाँ मौजूद हैं, सुदेश जी, उन्होंने 2-3 बातें कही। महंगाई पर भी कही, प्रधानमंत्री जी पर कही कि उन्होंने 15 लाख की बात कही थी। मैं अपने विद्वान साथी से अपील करता हूं
कि वो एक वीडियो बता दे जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आप कह रहे हैं कि उन्होंने 15 लाख रुपए खाते में डालने की बात कही। नहीं बता पाएंगे, 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 नहीं बता पाएंगे। स्वदेश जी, आप बोले दीजिए। आपको जनता ने पहचान पटेल साहब एक मिनट, देखिए, आप दोनों अपनी देखिए, पार्टी के पेट्रोल- एम्बेसडर हैं, आप दोनों अपनी पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप जितनी अच्छी बात करेंगे जनता आपको उतने ढंग से सुनेगी। तो स्वदेश जी, मैं आपको मौका दूंगा, पटेल साहब को बोलने दीजिए। गलत सही किसी आप कर लीजिए। राघवन जी जी, मैंने उनसे अपील की, वो नाराज हो गए। चलिए आप बात पूरी करें, समय निकल जाएगा जी। उन्होंने कहा पेट्रोल डीजल की उन्होंने बात कही। देखिए, पेट्रोल डीजल का जो भ्रामक प्रचार इन्होंने किया था, महंगाई का उपचुनाव से पहले जो भ्रामक प्रचार इन्होंने किया था, मध्य प्रदेश की जनता ने इनको जवाब दे दिया। इनको जवाब दे दिया मध्य प्रदेश की जनता ने। चलिए आप मुद्दे पर आए। मध्य प्रदेश की जनता ने ये कहा आप कि ट्राइबल हमको पॉलिटिक्स पर हमारी आए। सरकार पर भरोसा है। देखिए, जिन आदिवासी भाई बहनों ने देख रही है प्रवक्ता जी आप, जिन आदिवासी भाई बहनों ने 2018 में इनके भ्रम में आकर, इनके झूठ के माया जाल में फंसकर इनकी सरकार बनाने का काम किया था, 2019 में और 2020 के आते आते उन्होंने ठगा महसूस किया। उनको लगा कि हम ठग गए, हमसे गलती हो गई है। तो आज हालात आपके सामने, चाहे जोबट हो, चाहे पंधाना हो, चाहे खंडवा में आने वाली विधानसभाएं हो जहां आदिवासी वोट बैंक है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ वो खड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने पर विश्वास जताया है। पटेल साहब, मेरा आपसे एक सवाल था, कि आप भी इस बात को समझ गए कि बिना आदिवासियों के सत्ता में रहना और आना मुश्किल है। मुझे लगता है कि आपने 5 साल के पहले आधे रास्ते में इस बात को समझ लिया और उपचुनाव में इसका एक प्रयोग भी कर लिया, जोबट उपचुनाव में, कि इनके बिना हमारा सत्ता में आना मुश्किल है। ये बात सही है या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए सामाजिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही है राघवेंद्र जी, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब का किसान, पिछड़ों का उत्थान और जनजाति भाइयों का जीवन स्तर में कैसे चलिए उनका उत्थान हो, चलिए, यही हमारा मुख्य वाक्य है। ये आपका जो के लिए भाजपा काम करती है और सत्ता के लिए कांग्रेस काम करती है। चलिए, मैं पूछता हूं, यही फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। मैं पूछता हूं हमारे विद्वान पत्रकार जी से कि क्या ये जुमला, ये वाक्य, ये आदर्श वाक्य क्या भाजपा पे अब फिट बैठता है? आप चाहें तो उसका उत्तर दे कि बीजेपी सेवा के लिए काम करती है, सत्ता के लिए नहीं करती है। लेकिन हम बात फिर वहीं लेकर आना चाहेंगे घूम फिर कर कि क्या आदिवासियों के बिना सत्ता में आना मुश्किल है, और अगर आप आ भी जाते हैं तो बने रहना बहुत मुश्किल है। इस बात को बीजेपी जल्दी समझ गई और कांग्रेस इस बात को भाजपा से पहले से जानती आई, लेकिन थोड़ा सा बीच में विस्मृत कर गई, थोड़ा सा भूल गई, पिछड़ गई। आपकी राय? नहीं, सही बात है, बीजेपी ने इस चीज़ को लपका है। और आप ये देखिए कि जिस चीज़ की आप बात जिक्र कर रहे थे कि इनके बिना पॉलिटिक्स अब बड़े मुश्किल है, ये बात, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 2018 के चुनाव पे यदि आप नज़र डालें तो 2 या 3 सीटों से तो सरकार बन गई थी जी। तो जहां इतने नेक टू नेक फाइट की स्थिति बनती है तो वहां 47 सीटें तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो आदिवासी पॉलिटिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में इस समय मध्य प्रदेश में। और ये बात सही है कि जो इनको साध लेगा वो विनिंग बन जाएगा। और ये बात भी सही है कि ये भी ऐसे है कि जो जिसके पाले में चले जाए, ये भी इतने सीधे साधे हैं कि कभी भी चले जाते हैं। बिल्कुल। 2003 के पहले ये कांग्रेस की हुआ करते थे और 2002 में एक सम्मेलन हुआ था बीजेपी का, शायद आपको याद होगा। उसके बाद से 2003 में जो आज 2018 में जो कांग्रेस को आदिवासी सीटें मिली वो 2003 में बीजेपी को मिली थी। बिल्कुल 37-38 के लगभग। अब एक सवाल मेरा तीनों से रहेगा, युवराज जी आपसे भी, सुदेश शर्मा जी आपसे, पटेल साहब आपसे भी, बहुत संक्षेप में इसका उत्तर दे दीजिए। क्या अब अगले चुनाव में ट्राइबल लीडर की बात होगी? क्योंकि बहुत पहले की बात है, 1980 में आदिवासी नेता की बात हुई थी जब शिवभानु सिंह सोलंकी कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि आदिवासी मुख्यमंत्री कांग्रेस देगी, लेकिन तब कांग्रेस नहीं दे पाई और आज तक कोई आदिवासी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। 2 उप मुख्यमंत्री रहे, प्यारलाल कंवर छत्तीसगढ़ में चले गए अब, और उसके बाद जमुना देवी। लेकिन अब थोड़ा सा लग रहा है कि चीज पलट रही है। क्या ट्राइबल पॉलिटिक्स के बाद अब अगले चुनाव में आदिवासी मुख्यमंत्री की बात भी होगी दोनों पार्टियों की तरफ से? आपसे मेरा सवाल है, उत्तर आप दीजिए। स्वदेश जी।
देखिए, कांग्रेस ने जब जैसा कहा है तो कांतिलाल भूरिया जी आदिवासी हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। वो अलग बात है कि हमारी सरकार उस समय नहीं बन पाई, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी हितैषी है तो इन्हें क्या आदिवासी को किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है क्या भारतीय जनता पार्टी का? अब रहा सवाल बात करते हैं, मैं बता देता हूँ, नंद कुमार शाह अध्यक्ष थे भाजपा के, ये छत्तीसगढ़ की बात है। जी जी बिल्कुल, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने 1980 से मैंने आपको जोड़ा है, जब शिवभानु सिंह सोलंकी मुख्यमंत्री बनने वाले थे और अर्जुन सिंह सीएम बन गए थे, तब से मैं अब तक की बात कर रहा हूं। तब तक का तो खैर 80 से तो हम भी सक्रिय नहीं हुए थे, 85 में हुए। जी जी अब ठीक है, लेकिन हाँ इतना हम जरूर समझते हैं कि अगर ये आदिवासियों के इतने हितैषी होते, आज जिन्होंने कमलापत रानी का जिस तरह से नामकरण स्टेशन का किया है, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में 52 गढ़ है आदिवासी राजाओं के, और 52 गढ़ों में हर राजा ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, अपने प्राणों की आहुति दी। अगर ये चुनावी हथकंडा ना होता तो आज के पहले कभी क्या इन्होंने इस तरह का आयोजन किया? क्या उन 52 गढ़ों का नाम कभी लिया? नहीं लिया। हमने उनके हितों की रक्षा के लिए कानून बनाए और लागू किए। आप सहमत नहीं हैं आदिवासी रानी के नाम से? मैं आता हूं पटेल साहब, आपके पास आता हूं। आदिवासियों के हितों के लिए कानून बनाए और कानून बनाने के बाद लागू किए। हमने उनके लिए काम किया, उनके बच्चों को पढ़ने का अवसर दिया, उनको उच्च स्तर पर पहुंचाने का अवसर दिया। हमने पंचायती राज की घोषणा नहीं की, शर्मा जी समय का मैं मुद्दे की बात पूछ लेते हैं, अंचल के नहीं तो निकल जाएगा जो आपका सवाल है, पूछ लेते हैं। पटेल साहब, जो सवाल उन्होंने किया कि 52 गढ़ है मध्य प्रदेश में आदिवासियों के और हर एक ने आजादी के लिए संघर्ष किया, आपने कितनों को याद किया? बहुत संक्षिप्त में उत्तर। देखिए, हमने देश की प्रमुख 400 संस्थाओं का नाम एक ही परिवार के नाम से नहीं किया। क्यों पेट में दर्द हो रहा है हमारे गौरव को बढ़ाने वालों के नाम पर नामकरण करने पर क्यों तकलीफ हो रही है? 52 के नाम पर भी नाम रखे जाएंगे, एक ही गांधी परिवार के नाम नहीं रखे जाएंगे, 52 पे रखे जाएंगे। ये जवाब थोड़ी ना। और देखिए, ये तो यही जवाब है हमारा कि 52 पर ही रखे जाएंगे। हर उस व्यक्ति का, हर उस नायक का जिसने अपनी जान, अरे कुछ नया बना देते तो अभी था। ये बने बनाए के नामकरण को तुम विकास कह रहे हो, हमारे राष्ट्र को बचाया। नामकरण को आप विकास कहते हैं क्या? इसी का नाम विकास है? स्वदेश जी सुन लेते हैं, उन्होंने कहा है। आपने नामकरण का प्रयास किया भाई, आपका प्रश्न मैं उत्तर दे रहा हूँ। चलिए, 52 पर ही रखे जाएंगे। अब चलिए उत्तर मिला स्वदेश जी, स्वदेश जी उत्तर मिल चुका है कि 52 गढ़ों के नाम पर वो नाम करेंगे। समय का मैं अंतिम टिप्पणी के लिए मैं आता हूँ। योगीराज जी, बहुत संक्षेप में 10-20 सेकंड में कि जो कुछ बात हो रही है करनी कितनी एक होगी? बहुत देखिए राघवन जी, एक बहुत बड़ी बात है, यदि दोनों ही पार्टियों ने जबरदस्त काम किया आदिवासियों के लिए, जैसा स्वदेश जी कह रहे हैं हमने आजादी के बाद से भी किया और जैसा सनवर भाई भी कह रहे हैं, मतलब दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं कि हमने ट्राइबल बेल्ट के लिए बहुत सारे काम किए। मेरा एक संक्षिप्त सा बहुत छोटा सा विनम्र सा सवाल है कि इतने काम करने के बावजूद आज भी अलीराजपुर, धार, जोबट, झाबुआ का आदमी गांधीनगर और अहमदाबाद क्यों जा रहा है? चलिए, रोजगार के सवाल का उत्तर अभी मिल नहीं पाया क्योंकि समय कम है, लेकिन ये सवाल जरूर से पूछेंगे अगली बातचीत में। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। दर्शकों को बता दें कि मामला आदिवासियों की पॉलिटिक्स का है और इसमें अब हो सकता है कि अगले चुनाव में लोग बात करें कि आदिवासी मुख्यमंत्री भी हर पार्टी की तरफ से कोई लीडर का नाम आ सकता है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।